की सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दे सकते थे, पैसे के तौर पे दे सकते थे, कनेक्टिविटी के तौर पे दे सकते थे, मिलिट्रीली दे सकते थे, तो बहुत सारी कोशिश की है। तो यानी कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो सिर्फ सैन्य सहयोग ही नहीं दिया गया था, बल्कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से खड़ा करने के लिए भी भारत एक बड़े भाई की तरह उसके साथ में रहा था। लेकिन पिछले जो 2 साल में हमने देखा है कि जब से चीफ एडवाइजर बने थे वहां पर जो यूनुस थे, उन्होंने जमाते इस्लामी को बहुत ज्यादा तरबियत दी। जमाते इस्लामी वो है जो प्रो पाकिस्तान है, और यही वो लोग थे जिन्होंने इनिशियली भी जब 1971 से पहले हम्म। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा करने की कोशिश की थी, और यही लोग सत्ता में थे। देखिए, जब तक शेख हसीना थी वहां पर, तब तक हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो इंसर्जेंट्स हैं उनका क्रैकडाउन करने में, और जो हमारा सेवन सिस्टर्स का इलाका है उसमें हमारा बहुत सहयोग किया था कि वहां पर हम लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसको कंट्रोल में रखें। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुकी है। देखिए, बांग्लादेशी औरतें जो हैं वो बहुत काम करती हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव वुमेन, और यही औरतें थी जो वहां पर कपड़ा फैक्ट्रीज में काम करती थी। लेकिन जमात के आने से क्या हुआ कि वहां पर बिजनेस जो है वो कम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ से भी जिस तरह का टेक्सटाइल हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और वो फाइनल प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते थे, वो कम हो गया। बिजली, अभी देखिए बांग्लादेश में एक संकट आ रखा है कि 6 बजे के बाद जो मार्केट्स है, मॉल्स हैं, वहां पर बिजली नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से इस तरह की सुविधाएं रोक दी गई हैं। मेडिकल वीजाज नहीं मिल रहे हैं। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज चीपेस्ट एंड द बेस्ट हैं, लेकिन वो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जो शेख हसीना है वो तो भारत में ही पड़ी हुई है। तो जो इस तरह की चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश की ग्रोथ के लिए। देखिए, एक आम इंसान को क्या चाहिए? उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आप भारत जैसे देश के साथ में संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, तो आम जनता जो है इससे प्रभावित होती है। आप चाइना का पैसा लगवा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 4,000 किलोमीटर की सीमा जो भारत की बांग्लादेश से लगी हुई है, जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, हम एक भाषा बोलते हैं, हमारा कल्चर एक है, वो आप लोगों के डीएनए से नहीं निकाल सकते हैं। हम्म। जमाते जो इस्लामी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पे काम जरूर कर रही है, लेकिन आम जो लोग हैं वो उससे वास्ता नहीं रखते। तारिक रहमान क्यों सत्ता में आए थे? क्योंकि महिलाओं ने ये सोच के उनको वोट दिया था, बीएनपी को, कि शायद वो जमात के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन तारिक रहमान जो है वो अभी भी जमात के चंगुल में है। इनकी मदर जो थी उनके टाइम पे भी बहुत सारे जमात के लोग सत्ता में थे, और वही चीज इनके साथ में भी हमें देखने को मिल रही है। और जो पहले भारत में हम देखते थे कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शपथ ले रहा है वो सबसे पहले भारत आता था, लेकिन अभी इन्होंने मलेशिया और चाइना जाना प्रेफर किया, और 17 एमओयूज उन्होंने चाइना के साथ में शामिल किए हैं। यानी कि वो चाह रहे हैं कि एक लेवरेज उनको मिल जाए, ये भारत को दिखाने के लिए कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। और यही ऑप्शंस, क्योंकि खालिदा जिया के टाइम पे इन्होंने बहुत एक्सरसाइज किए थे, और शेख हसीना ने सीआईए का जो एक बलवा इनके देश में हुआ था, उसको उसकी वजह से वो भारत आई थी, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन जो द्वीप है वो अमेरिका को देने से मना कर दिया था। और इसीलिए जो जेंजी वाला जो स्टूडेंट अनरेस्ट था, वो एक्चुअली जेंजीज का स्टूडेंट अनरेस्ट नहीं था, वो सीआईए के द्वारा कराया गया था, और जिसमें जेंजीज को इस्तेमाल किया गया था। ये चीज बाद में स्टूडेंट्स को भी समझ में आई है, लेकिन अब तक देर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह की और बातें हिमांशु जी, तारिक रहमान कर रहे हैं बांग्लादेश की और जिस सीमाओं का आपने जी जिक्र किया, तो बांग्लादेश के पड़ोसी देशों की मैं आपसे बात करूं तो म्यांमार के साथ उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लगता है, बाकी पूरा का पूरा वो भारत के सारी सीमाएं उसकी भारत से ही लगती हैं। तो ऐसे में आप अगर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, आप चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, बगल में आपको भारत के रहना है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इतनी मूर्ख है कि वो अपने हित न साध पाए। या तो फिर वो वहां के बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए इन तमाम कामों को, इन तमाम हरकतों को अंजाम देती है, या फिर स्थितियां शायद कुछ और हैं कि बांग्लादेश की सरकार समझ ही नहीं पा रही कि उसका हित कहां है।
वैभव, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। वो लेवरेज चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के साथ बराबरी पे हैं, और अगर हमें भारत की जरूरत है तो भारत को भी हमारी जरूरत है। देखिए, अगर डीजीएफआई के आमंत्रण पर हमारे यहाँ से रॉ के चीफ पराग जैन जी जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, हमारे कोऑपरेशंस होने चाहिए टेरर नेटवर्क्स को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि जब अगर हमारे राजनीतिक रिश्ते कुछ खटाई में भी पड़ते हैं, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा इंटैक्ट रहती है, और ये कोशिश की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों का नजरिया होता है, वो एक मास लोगों को लेके चलता है, और वो कोशिश ये करते हैं कि इंटरनेशनली उनका स्टेचर बहुत बड़ा हो, और इंटरनली भी वो बहुत बड़ा अपना स्टेचर रखे। तो तारिक रहमान ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोग में देखिए जमाते इस्लामी भी है। उन्होंने उन चीजों को चेंज नहीं किया है जो यूनुस ने लागू की थी। यानी कि शेख हसीना के टाइम पे जिस तरह का हमको एक सॉफ्ट एटीट्यूड देखने को मिलता था और प्रगाढ़ रिश्ते देखने को मिलते थे, वो उस पे वापस नहीं आए हैं। वो अभी भी कट्टरपंथियों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि अब आईएसआईएस, अलकायदा और बाकी भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनली ऑपरेट कर रही हैं, और यही भारत की चिंता है। इसीलिए पराग जैन साहब वहां पर गए हैं। जी। लेकिन तारिक रहमान एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, भले ही वो बहुत लंबे समय तक लंदन में रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वेस्ट जो है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, उसको बहुत स्ट्रांगली अपने खेमे में लाया जाए, ताकि भारत पर एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज वो ला सके। हम्म। लेकिन ये बहुत लंबा चल नहीं सकता है, क्योंकि जिनके साथ आपकी सीमाएं होती हैं, वो आपके इमीडिएट नेबर्स की आपको बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ में बड़े हैं, जब से ये आए हैं बीएसएफ और इनके जो रेंजर्स हैं, उनके साथ में हमारा स्टैंड ऑफ रहा है। पानी को लेके हमारी जो शेयरिंग है, उसको लेके अभी काफी सारे मुद्दे शुरू हो गए हैं। लेकिन बांग्लादेश एक सच्चाई से नहीं भाग सकता है कि वो अपना नेबर, और वो भी भारत जैसा कद्दावर नेबर, हिमांशु जी, नहीं बदल सकता है। एक एक जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश को, जैसा कि आपने जिक्र किया, और ये तय है, सरकारें बेवकूफ नहीं होती, उनको अपना हित पता रहता है कि किस देश के साथ संबंधों को मजबूत करना हमारा हित है। और बांग्लादेश अगर अपने पिछले 57 साल पीछे इतिहास की तरफ टटोलेगा, तो उसे भारत की मजबूती और भारत का महत्व भलीभांति समझ आ जाएगा कि भारत उसके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जिस देश की हिम्मत के चलते, जिस देश की ताकत के चलते आप एक अलग देश बने, उस देश को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच अगर भारत के साथ बांग्लादेश दोबारा उन्हीं रिश्तों पर लौटना चाहे, तो भारत इन हालातों में क्या शर्तें रख सकता है, क्या कुछ कह सकता है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से? वैभव, देखिए, हमारा व्यापार 11 अरब डॉलर का है, जी। और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करता है। क्योंकि आप कितना भी आप मिलिट्रली स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा। हमारी चिंताएं हैं कि पाकिस्तान और चाइना का अगर फुटप्रिंट वहां बढ़ता है, बे ऑफ बंगाल में पोर्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, तो हमारे लिए डेफिनेटली चिंताएं हैं। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से देखिए जिस तरीके से बाहें फैलाई हैं। जब तारिक रहमान साहब की मां का निधन हुआ था, तो जय शंकर साहब वहां औचक पहुंच गए थे। ब्रिक्स में हमने उनको न्यौता दिया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि देखिए जो शेख हसीना को भी हमने अपने यहाँ जो शरण दी है, वो बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क में है, और उसको और लेकर हिमांशु अगर जी, तारिक भारत कह भी रहमान। रहा है कि आप लीगली शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत तैयार है, तैयार था और तैयार रहेगा, लेकिन उस पर आप जबरदस्ती और अपनी शर्तें नहीं थोप सकते हैं। फिलहाल हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत